अद्भुत कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मेरी छोटी सी एक विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ गई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आज की कहानी शहर का रहस्य। हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा और खूबसूरत शहर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों से निकलती ठंडी हवा और शहर के चारों ओर फैले घने जंगल इसे स्वर्ग जैसा बनाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये शहर अपने शांत और सुंदर वातावरण से हटकर डर और रहस्य की चादर में लिपटा हुआ था। हर महीने एक के बाद एक हत्याएं हो रही थी। ये हत्याएं इतनी रहस्यमय और भयानक थी कि पूरे शहर में डर का माहौल बन चुका था। लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों में डूब कर जाते थे और अब सड़क सुनसान हो जाती। पुलिस इन हत्याओं के पीछे का कारण और हत्यारे का पता लगाने में नाकामयाब हो गई, जिससे शहर के लोग बेहद भयभीत हो गए थे। दिल्ली में एक प्रसिद्ध समाचार पत्र के लिए काम करने वाला आरव मिश्रा शहर में अपनी नई नौकरी के सिलसिले में आया। आरव एक कुशल और जिज्ञासु पत्रकार था जो किसी भी मामले की तह तक जाने की प्रवृत्ति रखता था। जैसे ही वहाँ इस छोटे से शहर में आया, उसकी नज़र उन हत्याओं की खबरों पर पड़ी जो पिछले कुछ महीनों से अखबारों में छाई हुई थी। शहर के एकमात्र होटल में रहने के बाद आरव ने सबसे पहले उन हत्याओं के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसने शहर के लोगों से बातचीत की और उसे पता चला कि हर हत्या के पीछे एक खास पैटर्न था। हर बार हत्या एक अलग तरीके से होती थी, लेकिन उनमें एक बात समान थी। हर हत्या के बाद शव के पास एक अजीब निशान पाया जाता था। यह निशान अब तक किसी ने नहीं पहचाना था और पुलिस भी इस निशान के रहस्य को सुलझाने में नाकामयाब रही। आरव ने शहर के पुलिस स्टेशन का रुख किया, जहां उसकी मुलाकात सिया शर्मा से हुई। सिया इस छोटे से शहर की एक मेहनती और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर थी, जिसने अपने करियर में कई बड़े मामलों को सुलझाया था। लेकिन ये मामला उसके लिए भी एक पहेली बना चुका था। सिया ने आरव से मिलते ही उसे साफ साफ बता दिया कि वो इसकी जांच में दखलंदाजी ना करे। आरव जो अपने काम में माहिर था, उसे यह बात खटक गई, लेकिन वो जानता था कि इस मामले को सुलझाने के लिए उसे सिया का सहयोग चाहिए। आरव और सिया के बीच प्रारंभिक बातचीत में ही एक तरह का टकराव उत्पन्न हो गया। सिया ने आरव को इस मामले से दूर रखने के लिए सलाह दी, लेकिन आरव ने उसे अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का हवाला देकर उसे अपनी मदद का भरोसा दिलाने की कोशिश की। आरव ने अपने तरीके से जांच शुरू की। उसने शहर के पुराने दस्तावेजों और अखबारों को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि इस शहर का इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमय है। यहाँ के लोगों का मानना था कि शहर के चारों ओर फैले घने जंगलों में एक पुरानी आत्मा का वास है जो इस हत्याओं के पीछे हो सकती है। आरव को ये सब बातें अंधविश्वास से अधिक कुछ नहीं लगी, लेकिन उसने इन बातों को नज़रअंदाज़ा नहीं किया। उसने देखा कि इन हत्याओं के बारे में जितनी भी कहानियाँ सुनी जा रही थी, उसमें से कुछ कहानियाँ बेहद पुरानी थी। इसी बीच आरव की मुलाकात राहुल मेहरा नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो हाल ही में शहर में आया था। राहुल का व्यवहार बेहद संदिग्ध था। वहाँ लोगों से दूर रहता था और ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। उसके बारे में लोग कहते थे कि
वह एक एकांत प्रिय और रहस्यमय स्वभाव का है। आरव को राहुल पर शक हुआ, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। राहुल के अजीब व्यवहार और उसके शहर में आने के समय के साथ हत्याओं की शुरुआत में तालमेल देखकर आरव ने उसका पीछा करना शुरू किया। लेकिन राहुल बेहद चालाक था और उसने अपने ऊपर लगे हर शक से खुद को बचा लिया। कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब अनामिका नाम की एक महिला आरव से संपर्क करती है। अनामिका की जुड़वा बहन श्रेया की हत्या कुछ महीने पहले ही हुई थी और उसे शक था कि उसकी बहन की हत्या भी उन्हीं रहस्यमय हत्याओं का हिस्सा थी। अनामिका ने आरव से मदद की गुहार लगाई ताकि वह अपनी बहन की मौत का बदला ले सके और हत्यारों को सज़ा दिला सके। आरव, जो पहले से ही इस मामले में गहराई से जुड़ा हुआ था, अनामिका की मदद करने के लिए तैयार हो गया। अनामिका ने बताया कि श्रेया की मौत को एक दुर्घटना करार दिया गया था, लेकिन उसे यकीन था कि यह एक हत्या थी। आरव, सिया और अनामिका ने मिलकर इस मामले की तहकीकात शुरू की। उन्हें पता चला कि श्रेया की मौत के पीछे कुछ बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे इस बारे में कोई ठोस सबूत जुटाने में नाकामयाब रहे। जांच के दौरान सिया को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक रात जब सिया और आरव एक पुराने बंद पड़े घर में तलाश कर रहे थे, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें शहर के कुछ प्रमुख लोगों के नाम और उनके काले कारनामों के जिक्र था। इस डायरी में उन सभी हत्याओं के बारे में भी लिखा था जो अब तक हो चुके थे। यह डायरी एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हुई और इससे सिया को यकीन हो गया कि इन हत्याओं के पीछे किसी बड़े साजिश का हाथ है। जैसे जैसे आरव और सिया इस मामले की तह में जाते हैं, वे एक अजीब रहस्य से गिर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि हत्यारा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस खेल को बहुत ही चालाकी से रचा है। आरव और सिया को यह भी महसूस होता है कि इस मामले में कोई और भी जो उन्हें लगातार ट्रैक कर रहा है। इस बीच अनामिका का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह अचानक से चुप रहने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। कहानी के छद्मोत्कर्ष में आरव और सिया को पता चलता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अनामिका ही है। यहाँ खुलासा कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है और दोनों को समझ आता है कि वे जिसे अपना सहयोगी समझ रहे थे वही असली हत्यारा था। अनामिका बताती है कि उसने यह सब कुछ अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए कर रही है। उसने उन सभी लोगों को मार डाला जो उसकी बहन की हत्या में शामिल थे। अनामिका कहती है कि श्रेया मेरी ज़िंदगी थी, मैंने उसे खो दिया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया, उन सब को ख़त्म करना जिन्होंने उसे मुझसे छीना। मैंने उसके साथ वही किया जो उन्होंने मेरे साथ किया। आरव और सिया को अनामिका की बातें सुनकर झटका लगता है। वे समझ जाते हैं कि अनामिका ने अपने दुख और बदले की आग में आकर उन सभी हत्याओं को अंजाम दिया था। सिया अनामिका को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन अनामिका भागने की कोशिश करती है। सिया और आरव उसका पीछा करते और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अनामिका को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह अपने किए की कोई पछतावा नहीं दिखाती। वो कहती है कि मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, मैं किसी भी सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने जो किया उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। अनामिका के गिरफ्तार होने के बाद शहर में फिर से शांति लौट आती है, लेकिन आरव और सिया के दिलों में इस घटना की गहरी छाप रह जाती है। आरव सोचता है कि
अन्याय और बदले की भावना के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। वह समझता है कि किसी के लिए अन्याय का मतलब दूसरों के लिए बदला हो सकता है। सिया भी इस घटना से प्रभावित होती है। वह समझती है कि कानून के दायरे में रहते हुए भी अन्याय पाना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। कहानी का अंत सोचने पर मजबूर करने वाले संदेश के साथ होता है, जहां अन्याय, बदला और व्यक्तिगत संघर्ष की कशमकश को महसूस किया जा सकता है। यही इस कहानी का अंत है।